हेलो एंड फखर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर, G7 समिट। कौन नहीं जानता, जब भी समिट होता है G7 कंट्रीज का, तो उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और जो उसके मेंबर्स हैं, इंडिया चूंकि मेंबर नहीं है लेकिन उसको शुमार किया जाता है कि ही इज द पार्ट ऑफ द G7। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और अभी नेक्स्ट मंथ होने वाला G7 समिट यूक्रेन पीस के हवाले से, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इंडिया विल बी द पार्ट ऑफ दैट। और ये एक्नॉलेजमेंट है इंपॉर्टेंस की, उस चीज की इंपॉर्टेंस की कि इंडिया को दुनिया किस नजर से देखती है कि G7 में लाजमी लाजमी इंडिया होता है। ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल में इंडिया के लिए बड़े प्राउड की बात है कि उनको हर दफा बुलाया जाता है इस इंपॉर्टेंट फोरम के ऊपर, इस समिट में। और शायद चांसेस, हम तो यही सुनते हैं कब बनता है परमानेंट मेंबरशिप, कब होती है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि जैसे इंडिया ऑलरेडी परमानेंट मेंबर बन चुका है। लेकिन खैर एनीवे, अगर नहीं भी है तो वहां पे उनकी बात इतनी ज्यादा सुनी जाती है, शायद परमानेंट की ना सुनी जाती है। इस हवाले से आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, ऑल द वे फ्रॉम गोवा, इंडिया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। ऑलवेज अ प्लेजर फकर भाई, ऑलवेज अ प्लेजर। आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। थैंक यू, ऑफ कोर्स आई एम गुड एंड एवरीथिंग इज फाइन। डॉक्टर साहब, G7 समिट जब भी होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दफा यूक्रेन पीस के हवाले से है ये। वैसे तो दुनिया के जो बड़े मुद्दे होते हैं और ये 7 जो बड़े ममालिक हैं दुनिया के, लाजमी सी बात है उस एक चीज के ऊपर बात नहीं करते, बहुत सारी चीजों के ऊपर बात कर रहे होते हैं। लाजमी सी बात है कि मिडल ईस्ट के मसले भी हैं, उसका ताल्लुक भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे, हमसे और बाकी दुनिया से भी है। यूक्रेन का इशू भी, बेशक रशिया और यूक्रेन आपसे और हमसे दूर है, लेकिन उसकी जो हीट है वो हमें अभी तक फील हो रही है। इस तरह की चीजें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि ये इस बात की गवाही है कि इंडिया दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसा देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, ये तो फैक्ट्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। इंडिया के आदमी, अगर मैं आज गलत नहीं हूँ तो सेकंड लार्जेस्ट आदमी है। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। बहुत जल्दी फिफ्थ हो जाएंगे, फिर फोर्थ का भी सफर दूर नहीं, आने वाले 10 सालों में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। इंडिया हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेजुएट प्रोड्यूस करता है। इंडिया इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स, आई मीन बेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। आपको अगर स्टूडेंट्स अच्छे चाहिए, स्किल अच्छा चाहिए, आपको मैनेजर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेज चाहिए, यू जस्ट नेम इट, इंडियन आर एवरीवेयर। और इंडिया सप्लाई कर रहा है ग्लोबल या मार्केट में। सो अब अगर आप इंडिया को जो मेजर डिसीजंस हैं उसमें शामिल नहीं करते हैं तो ये सिस्टम वर्कआउट नहीं करेगा, वो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। उसका रीजन ये है कि वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा। उसमें आपको जो रिसोर्सेज चाहिए पुल अप करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, वो जी रिसोर्सेज मिलेंगे नहीं। आप देख लें G7 कंट्रीज का जो टोटल जीडीपी है, अगर सारे कंट्रियों का मिला, जो सातों कंट्री जो है, वो करीबन $46 ट्रिलियन है। ये आने जी वाले जो 20 सालों में इंडिया इसका आधा अकेले होगा। चाइना आज की डेट में, अगर ये आप इन G7 में देख लें तो चाइना और अमेरिका ये मिलके करीब करीब आपको $38 बिलियन के करीब तो यही पहुंचा देते हैं। $38 ट्रिलियन चाइना और ट्रिलियन। अमेरिका की कंबाइंड जीडीपी है, $38 ट्रिलियन। तो अब आप सोचिए, अगर $46 ट्रिलियन 7 कंट्रीज का है, उसमें से 2 कंट्री अकेले ही 38-40 ट्रिलियन है, तो बाकी के लिए क्या बचा? कुछ नहीं बचा। थोड़े बहुत $5-6 ट्रिलियन वाली इकोनॉमीज हैं उसमें, बिल्कुल। 4-4 5-5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमीज हैं उसमें। तो रशिया और चाइना और अमेरिका इज बेसिकली G7 का जो वॉल्यूम है वो इतना बढ़ा देता है। सो G7 की कोई उपयोगिता अब रही नहीं है। जो आप कह रहे थे कि हम G7 की मेंबरशिप देखना चाहते हैं, मेरे ख्याल से G7 को डिफंक्ट हो जाना चाहिए। G20 है, वो 85% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी है। यस। मेरे ख्याल से ये G7 एक रिलिक है पास्ट का, और यूरोपियन क्लब ज्यादा है उसमें, चूंकि हालांकि चाइना और जापान नॉन यूरोपियन मेंबर हैं। कनाडा और अमेरिका को मैं यूरोपियन ही मानता हूँ। जी
तो उसकी कुछ रिलेवेंस होगी, बट आई थिंक G20 इज अ राइट फोरम। 85% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी है, 70% के आसपास वर्ल्ड पॉपुलेशन है, तो दे कैन टेक मेजर डिसीजंस जो वो लेंगे G20 में लेने चाहिए। G7 को स्लो एंड ग्रेजुअली इसको जो है डिफंक्ट कर देना चाहिए, इसकी कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि आप G20 में भी ये सारे बैठे हैं, G20 तो G7 का एक्सटेंशन है ना, तो फिर दो दो एक ही जैसे ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? डुप्लिसिटी ऑफ द कोई भी डिसीजन लोगे वो सारे के सारे डुप्लिसिटियस हो जाएंगे, डेमोक्रेटिक भी नहीं रहेगा। तो आई थिंक G20 इज द रियल गोइंग टू बी द रियल बॉडी टू टेक मेजर डिसीजंस, और इंडिया इज गोइंग टू बी द प्लेयर, बिकॉज इंडिया, चाइना और अमेरिका, यही तीन होंगे आने वाले समय में जो अकेले मिलके मेरे ख्याल से ये 60 to 70 ट्रिलियन डॉलर ऑफ द वर्ल्ड होंगे। और आप फिर उसके बाद सोच सकते हैं कि अगर ये तीनों कंट्री में ही इतना ज्यादा इकोनॉमिक वेल्थ है तो इनकी पावर क्या होगी। सो दिस इज व्हाई आई थिंक इंडिया शुड बी देयर। इंडिया जैसा मैंने कहा, स्टैटिस्टिक्स के किसी भी लिहाज से देख लीजिए, वो आपको बिना इंडिया के आप फंक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द साइज, बिकॉज ऑफ द स्केल। जैसे कल मोदी जी ने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि वी हैव स्केल, वी हैव साइज एंड वी हैव स्पीड। नाउ वी नीड टू ऐड दीज थ्री विद द स्किल। अगर हम स्किल डाल दें तो साइज, स्केल और स्पीड के साथ इंडिया विल बी सिंपली अनमैचेबल। तो ये सिंपल स्टैटिस्टिक्स ना, इसमें कुछ बहुत ज्यादा सीक्रेट रह नहीं जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी ये बात मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। इस वक्त यूक्रेन की बात हो रही है, मिडिल ईस्ट में भी सिचुएशन काफी मतलब खराब हम कह सकते हैं। फिर ईरान है, ईरान के साथ चाबहार पोर्ट पे इंडिया ने अभी रिसेंटली 10 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है। तो रशिया क्योंकि नहीं है अब G7 में, अब इंडिया अगर वहां पे है तो लाजमी की बात है, शायद रशिया को भी मेरे ख्याल में ये एक कॉन्फिडेंस होगा इंडिया के ऊपर, और शायद मैं कहता हूँ चीन के ऊपर, लेकिन चीन के ऊपर बाद में होगा और इंडिया के ऊपर पहले होगा कि वो वहां पे उनको मतलब सपोर्ट करेगा। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो अभी इतने सारे एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, मिडल ईस्ट में हो, यूक्रेन रशिया में हो, या फिर इस तरफ ईरान की साइड पे हो, तो इसके ऊपर क्या ओवरकम किया जा सकेगा? मतलब मोदी साहब मेरे ख्याल में थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन चुके होंगे जब ये समिट होने वाला हो। हाँ बिल्कुल, मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन चुके होंगे, उनकी एक्सेप्टेंस अक्रॉस द ग्लोब बहुत ज्यादा है, तो वो यस। सिर्फ भारत के ही प्राइम मिनिस्टर मुंतखब नहीं होंगे, वो बेसिकली वर्ल्ड के लीडर के रूप में भी आएंगे। इवन द वर्ल्ड वांट हिम टू कम बैक। तो आप इसलिए या देखिए कोई बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस दुनिया भर से हुई नहीं इस पॉलिसी को लेके, जैसे जो हिट पीसेस लिखे जाते हैं ना न्यूज़पेपर्स में, या जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं टू मेलाइन समवन, वो सब कुछ नहीं दिखा। द वर्ल्ड वाज काम, इंडिया वाज काम, बड़ा ही पीसफुल इलेक्शन गया, पता ही नहीं चला। मैं एटलीस्ट मुझे तो कुछ ऐसा कि इलेक्शन चल भी रहे हैं। ऑल आई एम वेटिंग फॉर इज 4 जून डेट आ रहे हैं जा रहे हैं कि हाँ 5 फेज का हो गया, अब 2 फेज और इलेक्शन बचे हैं। तो यस, मोदी जी का रिटर्न जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा। और रही बात की, मैं फकर भाई फिर से कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि G7 के पास कोई भी वेयर विथल है बड़े डिसीजन लेने का। एक तो ये क्लब ऑफ द वो है, ये रेलिक है जिसको वो जिंदा रखना चाहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से G7 की जो रिलेवेंस है वो खत्म हो चुकी है G20 के बाद से, क्योंकि वो रियली, अब आप बताइए, खाली यूरोप मिलकर के डिसाइड करेगा? यूरोप और एशिया का एक कंट्री चाइना मिलके वो दुनिया का फेट कैसे डिसाइड कर देंगे? अफ्रीका में क्या हो रहा है, लैटिन अमेरिका में क्या हो रहा है, और दूसरे पार्ट ऑफ जो वर्ल्ड है उसमें क्या हो रहा है, ये 7 कंट्रियां तो नहीं डिसाइड कर सकती। लेकिन आप G20 में देखें तो अरेबिया भी है, वेस्ट एशिया, मतलब डाइवर्सिटी ज्यादा है, और G7 में वो नहीं है। तो जो मैं देखता हूँ धीरे 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 G7 विल सिंपली वो जो है यूरोपियन क्लब बन के रह जाएगा, इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। मेजर डिसीजंस G20 में लिए जाएंगे, और चूंकि ये G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है, कोई ट्रीटी बेस्ड बॉडी नहीं है, तो इनके जो डिसीजंस होते हैं ना, या इनके जो रिजोल्यूशंस होते हैं, इसका कोई लीगल इम्पैक्ट नहीं होता फखर भाई। ये कोई ट्रीटी नहीं बना देते हैं, ये खाली ज्वाइंट डिक्लेरेशन देते हैं।
और उसकी लीगल वैलिडिटी कोई नहीं है। इससे ये होता है कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और सारे देश मिलकर के आपस में एक रिजॉल्व करते हैं कि भाई ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे हमें, जैसे कि ग्लोबल टेररिज्म हो गया, ग्लोबल फाइनेंस हो गया, ट्रेड के इश्यूज हो गए, तो उस पर ये बैठ करके एक दूसरे से बात करते हैं कि भाई आप अपने यहाँ पे डोमेस्टिक लॉ को ऐसे चेंज कीजिए, आप अपने यहाँ डोमेस्टिक लॉ को ऐसे चेंज कीजिए। बट द रियल लीगल बाइंडिंग का फोरम अगर कहीं पे है तो वो तो यूनाइटेड नेशन है, जहां पे कि ट्रीटी साइन हो सकती हैं, या जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन आ जाए, या सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन आ जाए, जिसका इंपैक्ट पड़ेगा। G20 और G7 क्या कहता है, इट डजंट मैटर टू एनी कंट्री। अब ये कंट्री जब तक ट्रीटी फॉर्म में आके कोई रिजोल्यूशन ना दे कि हाँ भाई हम एक ट्रीटी साइन कर रहे हैं, या यूनाइटेड नेशन में कोई मोशन स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से G7 में रशिया के अगेंस्ट में बोला जाएगा, कोई पास किया जाएगा, उसका कोई सिग्निफिकेंस होगा नहीं। अच्छा, अभी मिडल ईस्ट में ईरान है, उनका इजराइल के साथ मसला है, फिर फलस्तीन इशू है, इस तरह की चीजों के ऊपर भी कोई बात। और दूसरी, क्योंकि हमने चाबहार पोर्ट के हवाले से अमेरिकन स्टेटमेंट सुनी कि जी सैंक्शन का सामना कर सकता है या पड़ सकता है, उस हवाले से क्या कोई बात हो सकती है? हालांकि वो एक अलग चीज है, वो ईरान और इंडिया के दरमियान है, लेकिन क्योंकि अमेरिका उसमें आ रहा होता है हर उस चीज में, अगर ईरान से रिलेटेड वो हो, तो क्या कोई मतलब इस हवाले से भी कोई डेवलपमेंट होगी, या मतलब नहीं, सिर्फ ये फोकस रहेगा यूक्रेन पीस के हवाले से? देखिए, दो अलग अलग समिट है, एक तो है G7 और एक है यूक्रेन पीस समिट। तो मेरे ख्याल से यूक्रेन पीस समिट में अगर बाकी के इश्यूज आप रेस करेंगे तो जबरदस्ती का जी, डाइवर्जेंस आएगा। तो आप डाइग्रेस करोगे, एक इशू से दूसरे की कंपैरिजन करोगे, जो कि सही होगा नहीं। तो अगर इसको यूक्रेन जी, पीस प्रोसेस कह रहे हैं तो फिर यूक्रेन पे ही फोकस करेंगे वो। यूक्रेन के अलावा कहीं और फोकस करने का कोई वो नहीं है, फायदा नहीं है। अभी जी। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, पहले तो जो प्रेसिडेंट रईसी रईसी थे, साहब जो का। उनके एक एक हेड ऑफ स्टेट थे, तो मेरी यस, कॉन्डोलेंस उनके डेथ पे, अनटाइमली यस, डेथ पे। और बिल्कुल। वी होप कि जो उनकी फैमिली मेंबर हैं, दे विल हैव अ enough strength to face this loss. But एग्जैक्टली। Iran will be in turmoil. अब तो मेरे कहने का मतलब है कि यूक्रेन पीस प्रोसेस विल बी सोली ऑन यूक्रेन, बिकॉज वो यूरोप को अफेक्ट कर रहा है। ईरान और पैलेस्टाइन यूरोप को अफेक्ट नहीं करता वो। और ये जो यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट है, ये इवन हमारे आपके जेबों को इम्पैक्ट कर रहा है, बिकॉज वी आर बहुत फेसिंग अ ज्यादा। लॉट ऑफ इन्फ्लेशन। तो जी, बिल्कुल, वो अब अफोर्ड नहीं कर सकते। गेहूं की सप्लाई वहां से होती है, एनर्जी का सप्लाई वहां से होता है, दे बिल्कुल, आर लाइक बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वहां से आते हैं, तो इट्स बिल्कुल। कॉस्टिंग अस डायरेक्टली। लेकिन पैलेस्टाइन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट से हमें आपको तो फिलहाल कोई ज्यादा डायरेक्ट फर्क नहीं पड़ता, अगर हम आइडियोलॉजिकल फर्क को छोड़ दे तो। मतलब इट डजंट राइट। अफेक्ट आवर डे टू डे लाइफ पर से, इकोनॉमिक टर्म्स में। सो मेरे ख्याल से यूक्रेन पीस प्रोसेस विल बी सोली ऑन, विल बी फोकसिंग ऑन दिस यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज फटीक दोनों तरफ से। यूक्रेन के पास भी लड़ने के लिए आदमी नहीं बचे हैं, वेपन नहीं बचा है। अभी बिल्कुल। F-16 भिजवाए हैं उन्होंने, अमेरिकन ने अभी F-16 भिजवाए। मैंने 2 दिन 3 दिन पहले जी, उनकी न्यूज पढ़ी। तो ये, बट उसको चलाने के लिए कौन बचा है, और कहां से आप सस्टेन कर पाओगे? तो फटीक दोनों साइड में है। जेलेंस्की शुड आल्सो कम टू द टर्म। जेलेंस्की को भी रियलाइज होना चाहिए कि जिद से सिवाय यूक्रेन के नुकसान के किसी का कुछ हो नहीं रहा है। हम नेटो में जी, जाएंगे, नेटो ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करके तुम क्या ही कर लोगे? जो कुछ बचा था वो देश को तो 50 साल पीछे खींच के ले गए। ये जो बिल्कुल, डिस्ट्रक्शन हुआ है, इसको ठीक करने का कॉस्ट इतना ज्यादा होगा कि उनको लोन लेना पड़ेगा, या तो फिर वही कोई वर्ल्ड बैंक, IMF कोई स्कीम दे और रिकंस्ट्रक्ट करवाए, तो IBRD तो बात अलग है। अदरवाइज लोगों की लाइफ तो डिसरप्ट हो रखी है ना। कीव अब पहले जैसा तो रहा नहीं। खारकीव में भी अभी कल बिल्कुल, परसों मैं देखा था कि असॉल्ट उन्होंने वो लॉन्च किए हुए हैं। सेम फॉर रशिया, इवन देयर इज फटीग, उनके पास भी लोग नहीं है। वो तो इंडिया से मांग रहे हैं कि हमें कल पुर्जे दीजिए, बिल्कुल। उनके वेपन्स है, दे डोंट हैव दैट, जिसे आप कह लीजिए जो एक्सेसरीज होते हैं वेपन्स के लिए। सो आई मीन देयर इज फटीग। तो आई गेस द वर्ल्ड शुड फर्स्ट गो स्टेप बाय स्टेप, यूक्रेन को रिजॉल्व करो, पैलेस्टाइन और इजराइल विल कम नेक्स्ट, उसके जी। लिए स्पेशल एक स्पेसिफिक आप वो कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जी पीस आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बट
मतलब डू यू एग्री विद दैट कि अमेरिका या यूरोप जिस तरीके से बैक कर रहा है और वेपन दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है और चाहता भी यही है कि ये जारी रहे, तो पीस कैसे आएगा? रशिया भी तो अपनी जिद पे, व्लादिमीर पुतिन जो है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो भी काफी मतलब अपनी ईगो को हर्ट नहीं होने देगा। तो पीस आएगा कैसे? मतलब अगर ये चीजें आप बंद नहीं करेंगे तो ऊपर से आप एक मतलब आग के ऊपर आप रिफ्यूलिंग कर रहे हैं, आप केरोसिन ऑयल या पेट्रोल या कुछ भी आप डाल रहे हैं, तो और कहेंगे कि नहीं ये बुझा बुझा रहे हैं हम लोग, तो ये कौन सा फार्मूला है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल बुझा तो नहीं रहे हैं। अगर बुझाना होता तो ये छोड़ देते रशिया और यूक्रेन को उनकी हालत पे। जी, यूक्रेन को आप वेपन नहीं देते, जिसको हारना था जीतना था, वो उनका फेट था, खत्म हो जाती बात। बट चूंकि जी, एक इशू ये है फकर भाई कि जो वेस्ट को आप समझिए, वेस्ट ने जो यूनाइटेड नेशन चार्टर को, ये यूनाइटेड नेशन चार्टर एक दिन में नहीं बना, ये 1000 साल की एक्सपीरियंस का नतीजा है। पहले पहले ट्राई किया लीग ऑफ नेशन फेल हुआ, फिर हुआ यूनाइटेड नेशन, उसके पहले केलॉग ब्रांड पैक्ट, उसके पहले ये ट्रीटी ऑफ वसाई, उसके पहले सॉरी वो वेस्टफालिया ट्रीटी। ये एक के बाद एक, ये जो है ना, इंसानों ने, यूरोपियंस ने ये 1000 साल में समझा कि इंटरनेशनल पीस को, बिकॉज यूएन चार्टर बेसिकली डील्स विद इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को कैसे ऑब्टेन करें। जो आपका बेसिक क्वेश्चन है, ये 1000 साल के विजडम के बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशन चार्टर में आर्टिकल 2 डाला। आर्टिकल 2 में 7 प्रिंसिपल हैं। उस प्रिंसिपल को अगर आप समझ लीजिए ना, तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, प्रोवाइडेड कि लोग उसको फॉलो करें। अगर आप यूएन चार्टर को फॉलो करते हैं, तो जो आपका क्वेश्चन है कि भाई ये पीस कैसे आएगा, तो आपको वो पीस आराम से मिल जाएगा। मगर यह है कि कंट्रीज उसको फॉलो करने को तैयार नहीं है। पहला प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल है सॉवरेन इक्वलिटी, सब देश बराबर है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, कोई ये नहीं है। दूसरा, कोई भी डिस्प्यूट हो, 2 क्लॉज 3 कहता है, कोई भी डिस्प्यूट हो, पीसफुल रेमेडी ही उसका सोल्यूशन है। आप आर्बिट्रेशन कीजिए, मीडिएशन कीजिए, जुडिशियल सर्विसेज लीजिए, आईसीजे में जाइए, लेकिन पीसफुल कीजिए। इट इज इनकम्बेंट, मैंडेटरी, जिसको आप कहते हैं। और उसके बाद चौथा प्रिंसिपल है, जो कि मैं कहता हूं 1500 साल से यूरोप ने सीखा है, वो ये कि यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 2 के क्लॉज 4 में उन्होंने लिख दिया कि यूज ऑफ फोर्स इंटरनेशनल रिलेशन में अब वैलिड नहीं है। तो ये जो यूज ऑफ फोर्स इंटरनेशनल रिलेशन में वैलिड नहीं है, इसको अगर रशिया भी मान जाता, अगर रशिया और यूक्रेन के बीच का विवाद था, तो रशिया ने फोर्स क्यों यूज किया? क्या विवाद को, क्या डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का तरीका लड़ाई झगड़ा? ये तो बार्बरिक वाली बातचीत हो गई। आप समाज को 1000 साल, 500 साल, 400 साल पहले खींच के ले जाओगे, जबकि लड़ाइयों के थ्रू फैसले होते थे। अब नहीं हो पाएंगे। और देख लिया दोनों ने, वन थिंग इट हैज प्रूव्ड कि ये जो 1000 साल का विजडम है आर्टिकल 2 क्लॉज 4 का, कि यूज ऑफ फोर्स इंटरनेशनल रिलेशन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका रिजल्ट आपको सामने आ गया। अमेरिका अफगानिस्तान में आया, क्या हुआ? जाना पड़ा, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं हुआ। मैंने जो पढ़ा था, $3-4 ट्रिलियन वो फूंक करके गए हैं। इराक में वो बिल्कुल। घुसे, क्या किया उन्होंने? इराक की एक अच्छी खासी सोसाइटी को बर्बाद करके चले गए। आईएसआईएस को जन्म मिला, ये मिला, वो मिला, कुछ अचीव नहीं हुआ। लीबिया को बर्बाद करके चले गए, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो यूज ऑफ फोर्स फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन या फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशन, आपको रिलेशन रखना है हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को अमेरिका के साथ, अमेरिका को अफगानिस्तान के साथ, रशिया को अमेरिका के साथ, आप जो भी करें, फोर्स यूज नहीं करेंगे। आपकी जो भी समस्या है, फोर्स यूज नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 2 क्लॉज 4 कहता है। 2 क्लॉज 5 क्या कहता है? अगर आप देखें यूएन चार्टर का, जो कि 2 जी, क्लॉज 4 तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है, 2-5 और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है ऑल मेंबर्स शैल गिव द यूनाइटेड नेशंस एवरी असिस्टेंस। अगर आप यूएन को डिफंक्ट बॉडी बना दोगे, सिक्योरिटी काउंसिल फंक्शन नहीं करने दोगे, जनरल असेंबली में आपने वो बना रखी है, लॉबीज बना रखी हैं, तो कैसे काम करेगा? यूएन सिस्टम ही नहीं काम करेगा। भाई, पीस मेंटेन करने के लिए आपको स्ट्रक्चर तो चाहिए ना। अगर सिटी में आपको अपने देश में पीस मेंटेन करना है, तो पुलिस चाहिए। क्योंकि लोग तो चोरी करेंगे, 100 में से 10-15 लोग ऐसे होंगे जिनका दिमाग उस टाइप का होता है, उनको ऊपर वाला ही बना के भेजता है ऐसा। तो फिर पॉइंट ये कि आपको स्ट्रक्चर चाहिए होता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चाहिए होता है, लीगल स्ट्रक्चर चाहिए होता है, और मोरालिटी चाहिए होती है। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर को आपको फॉलो करना नहीं है।
और यूनाइटेड नेशन चार्टर को बिना फॉलो किए, बिना उसके प्रिंसिपल्स को, उसके स्ट्रक्चर को मत भी मानिए, आप नहीं मानिए सिक्योरिटी काउंसिल को, नहीं मानिए आईसीजे को, नहीं मानिए जनरल असेंबली को, लेकिन ये जो 7 प्रिंसिपल हैं, जिसमें 7वां प्रिंसिपल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहता है डोमेस्टिक अफेयर में ना तो यूनाइटेड नेशन अफेयर रिलेशन में यूएन को इंटरफेयर करे ना कोई और। तो अब इसका यही है फकर भाई, 1000 साल की विजडम है यूएन चार्टर के वो 7 क्लॉज, अगर देश उनको फॉलो करना शुरू कर दे, ये डिसाइड कर लें कि कुछ भी हो जाए, कोई भी विवाद हो, कितना भी बड़ा विवाद हो, हम बस टेबल टॉक करेंगे, हम नेगोशिएट करेंगे, हम मीडिएट करेंगे, हम जुडिशियल डिसीजन के लिए जाएंगे, बट फोर्स नहीं यूज होगा, बात आपके पीस आ जाएगी लोगों की। लेकिन जब तक आप फोर्स को, आर्मी को, आर्मामेंट को आपने, जब तक ये बड़ी बड़ी वेपन्स को बनाने हैं, अगर आप भाई यूएन चार्टर की जो एफिकेसी है वो डिपेंड करती है डिसआर्मामेंट पे फकर भाई, दुनिया गई डिसआर्मामेंट पे, यूनाइटेड नेशन को सारे गालियां दे रहे हो, एक सिस्टम ही तो है यार, सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो कैसे सिस्टम फंक्शन करेगा। यूनाइटेड नेशन के एग्जिस्टेंस का, क्रिएशन का बेसिस था, फाउंडेशनल प्रिंसिपल था डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट होगा तभी सिक्योरिटी काउंसिल इफेक्टिव होता, लेकिन डिसआर्मामेंट की जगह छोड़िए, वो तो प्रो आर्मामेंट चले गए, न्यूक्लियर वेपन कर लिया, हाइपरसोनिक, हाइपर ये, अब पता नहीं कौन कौन से बम ही बना लिए, तो फिर कहां से सिक्योरिटी काउंसिल काम करेगा। वो तो किसी वर्ल्ड लीडर ने एक बार सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर तंज कसते हुए कहा था कि व्हाट इज यूनाइटेड नेशन, व्हाट इज सिक्योरिटी काउंसिल, हाउ मेनी कैनन्स या सोल्जर्स सिक्योरिटी काउंसिल है, कितने कितने तोपे हैं, कितने बंदूकें हैं सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल मींस पीस ऑफ शिट, ये स्टेटमेंट है, वो सच भी है। अगर मेरी आर्मी इतनी बड़ी है तो सिक्योरिटी काउंसिल में एक पीस ऑफ पेपर लहरा लो, क्या फर्क पड़ता है। एब्सोल्यूट राइट, जी बिल्कुल, और ऐसा ही है। हमने अभी रिसेंटली देखा, इससे पहले हमने अमेरिका को दुनिया भर में इस तरह की बहुत सारी चीजें देखी कि यूनाइटेड नेशन ने कहा कि नहीं है, लेकिन उन्होंने किया। इजराइल को हम देखते हैं कि वो कहते हैं नहीं भाई, आप जाए अपना, मतलब जो करना है आप कर लें, हमारा क्या बिगाड़ सकते हो। तो है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वो पीस ऑफ पेपर के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन खैर एनीवे, देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जब इधर जाते हैं, क्योंकि रशिया नहीं होगा उनकी एब्सेंस में, किस तरीके से यूक्रेन पीस प्रोसेस आगे बढ़ता है, बढ़ता भी है या नहीं बढ़ता, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, हम लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं और डॉक्टर साहब बेशक हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं यूक्रेन रशिया से, बट उसकी जो हीट है वो हम भी यहाँ फील करते हैं अपने अपने एरियाज में, अपने अपने कंट्रीज में। खैर एनीवे, डॉक्टर साहब वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर सब्जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। दाखो